अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। हुकूमत की तरफ से नाज़रीन कल रात पेट्रोल की कीमतों में 13 रुपए से ज़ायद इजाफे के बाद कराची से लेकर खैबर तक आवाम के इसी तरह के जज्बात हैं, इसी तरह की कैफियत है। इस बार भी कीमतें बढ़ने की वजह आलमी मार्केट नहीं है, बल्कि 9 रुपए से जायद लेवी का बढ़ना है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की शरह 80 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दी है। पेट्रोलियम कंपनीज का दुख दर्द शिद्दत से महसूस करने और इसका फौरी मदावा करने वाली हुकूमत ने पिछले हफ्ते भी आलमी सतह पर कम होने वाली कीमतों का फायदा मुकम्मल तौर पर आवाम को मुंतकिल नहीं किया था। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर मजीद 20 रुपए लेवी बढ़ा सकती है, यानी मुस्तकबिल में भी कीमतों के कम होने का कोई फायदा आवाम को तो नहीं मिलेगा। माजी में मियां नवाज शरीफ साहब रात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने को डाका करार देते थे। लीगी रहनुमा सवाल किया करते थे कि कीमतें बढ़ाते हुए दिल नहीं कांपते उनके। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, क्योंकि आवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है। आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई, दिल नहीं हिला? क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जब मेरी कौम भूखी प्यासी थी, महंगाई ने गरीब आदमी को ज़हनी मरीज बना दिया था, जब रोज पेट्रोल बम गिरता है, अवाम के घरों में मातम होता है, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? पाकिस्तानी कौम का फर्ज है कि इस झूठे कुरप निकम्मे और नाअहल आदमी का अब पूरा हिसाब होना चाहिए, वरना ना पाकिस्तानी कौम माफ करेगी ना हमें अल्लाह ताला माफ करेगा। आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे। अब आज जब अवाम दुश्मन हुकूमती फैसले हो रहे हैं तो मियाँ साहब क्यों खामोश हैं? अवाम देख रही है उनकी तरफ। मियाँ साहब को मौजूदा हालात में फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। 2022 में हुकूमत का तख्ता उलटते हुए मुस्लिम लीग नून का ये दावा था कि उनके पास पाकिस्तान की सबसे तजर्बेकार और सबसे माहिर टीम है, जो चंद सालों में ही पाकिस्तान का नक्शा बदलने की सलाहियत रखती है। समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका दे, तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है, और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। हमारी बहुत शानदार मेहनती टीम है जो महंगाई का तूफान पिछले 5 साल चला, उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ दिन रात हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। अब सवाल तो सिर्फ यही है ना कि मजमूई तौर पर 5 बजट पेश करने के बाद मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल सबके सामने है, तो क्या नून लीग की जो तजर्बेकार हुकूमत है ये मईशत बेहतर करने में नाकाम हो गई है? बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ मिफ्ता साहब। सबसे पहले तो माशाल्लाह पेट्रोल और डीजल दोबारा महंगा हो गया। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से वज़ीर पेट्रोलियम फरमा रहे थे कि ये जो तेल महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, आलमी मंडी में, वो क्रूड ऑयल पे हो रहा है, रिफाइन ऑयल पे थोड़ी हो रहा है। लेकिन जो हकीकत है हमारे सामने, वो पिछले हफ्ते 6 रुपए 22 पैसे, इस हफ्ते 9 रुपए 64 पैसे लेवी की मद में बढ़ाए गए, यानी सीधा सीधा आंखों में धूल झोंकी जा रही है आवाम की। देखिए, बयानिया जो भी हो, हकायक तो हकायक की हैं, और ये हुकूमत का जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक पेट्रोल पे लेवी जो है वो 71 रुपए से बढ़ा के 80 रुपए कर दी गई है। तो 80 रुपए आप लेवी की मद में दे रही हैं, 5 रुपए इसके अलावा आप क्लाइमेट लेवी की मद में दे रही हैं, और तकरीबन 20 रुपए जो हैं वो कस्टम ड्यूटी वगैरह की मद में है। तो 150 रुपए हम इस 311 रुपए के पेट्रोल में टैक्स देते हैं, जो तकरीबन 33%, थोड़ी सी ज्यादा है
जो पेट्रोल की टोटल कीमत है। और पिछले हफ्ते में जो कीमत है दुनिया भर में वो बढ़ी भी नहीं है, सच्ची बात है, कोई पेट्रोल की। और ये जो हमने पेट्रोल खरीदा हुआ है वो तो 3-4 हफ्ते पहले खरीदा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने इसके अलावा 4 रुपए और कुछ 80 पैसे एक्सचेंज रेट की मद में बढ़ाए हैं, जो कि समझ से बाहर हैं, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल पे बढ़ा है, डीजल पे नहीं बढ़ा है। और एक्सचेंज रेट तो पाकिस्तान में कई हफ्तों से कांस्टेंट है। तो ये समझ में नहीं आई बात। लेकिन सच्ची बात यह है कि हुकूमत ने जो भी बात कही है, टैक्सेस बढ़ा लिए हैं, अपने वाजिबात बढ़ा लिए हैं और मसूलात बढ़ा लिए हैं, और जिसकी वजह से ये पेट्रोल महंगा हुआ। अच्छा मिफ्ता साहब, इस दफा जो टारगेट रखा गया है वो 1700 अरब का रखा गया है, और इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर जो लेवी वसूल की जा रही है वो तकरीबन 150 रुपए बनती है। अब इस वक्त बिजनेस रिकॉर्डर कह रहा है कि जो टारगेट है इसे पूरा करने के लिए हुकूमत को तकरीबन 180 पर कीमत लेके जानी पड़ेगी। तो अगर कैलकुलेशन के एतबार से यानी मजीद 30 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, तो मार्केट में, आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो महंगा हो, आवाम को तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिलीफ तो कोई नहीं मिलने वाला यानी आवाम को। नहीं, ये मैं रिकॉर्डर ने अगर ये कहा तो मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। देखें, पाकिस्तान में तकरीबन 1 अरब लीटर पेट्रोल बिकता है महीने का, और 80 करोड़ लीटर जो है वो डीजल का बिकता है। तो ये 80-90 रुपए 100 रुपए डीजल पे, पेट्रोल पे लेवी लेकर ये पैसे जो है वो 1700 अरब का हदफ पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस साल भी आप जानते हैं कि FBR ने अपना हदफ पूरा नहीं किया, और उसके बाद कुछ पैसे जो है वो लेवी से ज्यादा इन्होंने लिए। लेवी क्योंकि आसान है, आप हर पाकिस्तानी के ऊपर टैक्स लगा देते हैं ये पेट्रोल के डाल के, बिलखुसूस गरीब लोगों के ऊपर। तो इसलिए लेवी का दारोमदार हुकूमत के जो वसाइल हैं उसमें लेवी का दारोमदार बहुत बढ़ गया है। लेवी के ऊपर वो बैंक करते हैं और वो बढ़ा दिया है। मैं दूसरी बात यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा बहन, कि देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अमूमन चीजों पे सेल्स टैक्स लगाती है, लेकिन लेवी उन्होंने पेट्रोल पे लगाई है। पेट्रोल पे सेल्स टैक्स 0 कर दिया है, ताकि हुकूमत वफाक के पास वो पैसे जाएं। लेवी जो है वो शेयर नहीं करी जाती सूबों से। मगर अगर आप वो सेल्स टैक्स की जब वो रखें ना शरह, तो वो 18% थी। तो उस हिसाब से अगर 18% आप टैक्स रखेंगे तो 40 से 45 रुपए आज इसके ऊपर टैक्स होना चाहिए, जिसके ऊपर आपने 85 रुपए लगाया हुआ है लेवी में और क्लाइमेट लेवी में। तो 20 रुपए से इनका कस्टम ड्यूटी के अलग है। तो आप जहां पे 40-45 रुपए टैक्स लगाया हुआ है, वहां पर आपने टैक्स लगा दिया है 85 रुपए। तो आपने 40 रुपए एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं पेट्रोल की मद में गरीब लोगों से। देखिए, 60% पेट्रोल जो है वो हमारा मोटरसाइकिल सवार इस्तेमाल करता है। डीजल जो खास तौर पे इस्तेमाल होता है वो आटे, चावल, गंदुम वगैरह के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, जो गांव से शहर, मंडियों से शहर आज चीजें लाई जाती हैं, और उसकी कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है। तो आप बेसिकली जो इसका टैक्स का जो इम्पैक्ट है, जो वो गरीब लोगों पे है, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के ऊपर है, और हम पर नहीं है जी इस टैक्स का। नहीं, तो मिफ्ता साहब, अगर बिजनेस रिकॉर्डर की खबर से आप इत्तेफाक नहीं करते हैं, तो कम से कम कितनी लेवी हो तो जिसके जरिए ये हुकूमत का जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाए 1700 अरब का? मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह आपने बिजनेस रिकॉर्डर की बात मुझे बताई है, मैं उसकी नफी कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि बिजनेस रिकॉर्डर ने ये कहा होगा। देखें, सिर्फ पेट्रोल पे लेवी नहीं है। हम पेट्रोल से अगर 80 रुपए लगाए मिसाल के तौर पर, तो हम साल में 960 अरब रुपया पेट्रोल से ही जमा कर लेंगे। लेकिन साथ साथ डीजल पे भी 70 रुपए लेवी लगी हुई है ना, तो 70 से आपको उस पर भी 56 करोड़ रुपया महीने का मिल जाए, 56 अरब रुपए महीने के मिल रहे हैं, तो वो भी 300-400 अरब मिल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 100 रुपए तक अगर ये एवरेज ले जाएंगे डीजल की और पेट्रोल की, तो 100 रुपए पे इनका काम हो जाएगा। इसके ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि बिजनेस को इनको हिसाब आता है बिजनेस रिकॉर्डर वालों को, तो उन्होंने सही हिसाब किया। नहीं, तो आप और बिजनेस रिकॉर्डर एक ही जैसी बात कर रहे हैं ना। वो अब 180 रुपए मजमूई तौर पर कह रहे हैं, यानी 90 रुपए दोनों पे, और आप 100 रुपए की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुझे ये फरमाइए सर, सऊदी कंपनी अरामको, इन्होंने अगस्त में एशियाई ममालिक के लिए तेल की कीमतों में $11 कमी का ऐलान किया है। पाकिस्तानी आवाम को फिर इसके नतीजे में कोई रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि आज वजीर पेट्रोलियम कह रहे थे कि पाकिस्तान तो कीमतों का तयन जो है वो प्लेट्स इंडेक्स के मुताबिक करता है। तो इससे क्या हम समझें, ये कमी का फायदा पहुंचेगा किसको, होगा किसको? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम
अपनी जो प्राइसिंग है ये प्लेट्स इंडेक्स के मुताबिक करेंगे। ये फैसला 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत में किया था और इस फैसले में कोई गलत बात नहीं है। हम डीजल की भी कीमत उससे करते थे और पेट्रोल की कीमत भी उससे करते थे। उसके बाद जब ये जंग शुरू हुई तो डीजल, जो तैयार डीजल होता है, रिफाइंड डीजल, वो बहुत महंगा हो गया प्लेट में क्योंकि उसकी शॉर्टेज हो गई थी। उस वक्त मैं मिसाल के तौर पर ये कहता था कि देखो आप इस फार्मूले को चेंज कर दो। ये फार्मूला उस वक्त सही था, लेकिन अब के जंग के हालात के बाद ये फार्मूला ठीक नहीं है, क्योंकि हम 70% अपना डीजल पाकिस्तान में बनाते हैं और रिफाइनरियों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। हमारे भाई अली परवेज साहब काफी अरसे तक इससे डिनाई करते रहे, लेकिन इवेंचुअली हुकूमत ने वही किया जो मैंने कहा था। और अब हमने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का नोटिस भी लिया है और इंक्वायरी भी उठाई है कि रिफाइनरीज का इतना नफा कैसे हो गया। तो प्लेट्स का जो फार्मूला है वो खुदा न खास्ता कोई कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में नहीं आया हुआ। अगर आपको ये लग रहा है कि इस प्लेट्स के फार्मूला मुनासिब नहीं है तो आप कंपनियों को लेकर बैठे और फार्मूला चेंज कर दें, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि देखें वो जो सऊदी अरब डिस्काउंट दे रहा है वो अपनी अरेबियन लाइट पे दे रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है। उस डिस्काउंट का अगर हमको भी फायदा मिल सकता है और हम एक्चुअली उसकी भी प्राइस के हिसाब से कर सकते हैं, तो मतलब हम उसको प्लेट के फार्मूले को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे लोगों को, खासतौर पर PSO को और जो डिफाइंड जो अनरिफाइंड ऑयल, क्रूड ऑयल लेकर आते हैं, उनको सस्ता पड़ रहा है तो हम उनकी कॉस्ट पे एक्चुअलाइज कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बात नहीं है, लेकिन ये कि हुकूमत को ये करने वाला होना चाहिए। गुजारिश ये है कि देखें इस बार भी जो प्राइस बढ़ाई है वो कंपनियों को प्राइस नहीं बढ़ा के दी है। ये लेट्स जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। थोड़ा सा कंपनियों को फायदा हुआ है, लेकिन असल में जो प्राइस बढ़ाई है हुकूमत ने अपने आप को टैक्स बढ़ा दिया है। अब आप अरेबियन लाइट जो है वो जितना भी सस्ता ले आए, $10 का ले आए, अगर हुकूमत सारे के सारा टैक्स बढ़ा देगी तो कीमत तो सारे की कीमत तो कम नहीं होगी ना। तो हुकूमत ने यही किया है ना कि आपने जो ₹13 कीमत बढ़ाई है उसमें से आपने ₹9 लेवी में बढ़ा दिया, एडजस्टमेंट में बढ़ा दिया, बाकी कंपनी को कुछ नहीं मिला इसमें। सही। मुफ्ती साहब, मईशत पे बात करें ना तो उसके साथ साथ जरा फिर सियासत के हवाले से भी बात करेंगे आपसे, लेकिन ये फरमाएं पहले कि 4 साल पहले मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही थी कि सबसे तजर्बेकार टीम उनके पास मौजूद है, जल्द ही मईशत को बेहतर कर देंगे, लेकिन अब हालात देखकर क्या कहते हैं अब? क्या जो मौजूदा टीम है वो नाकाम हो गई है या टीम ना तजर्बेकार निकली? टीम तजुर्बेकार है, इसमें क्या बहस है। शहबाज शरीफ साहब बड़े तजुर्बेकार हैं, डार साहब, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल कोई 15 साल से प्लानिंग वजीर हैं, डार साहब 4-5 मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये टीम तो तजुर्बेकार है, लेकिन इस वक्त जिस विजन को पाकिस्तान है, जिस हिकमत अमली को पाकिस्तान की जरूरत है, वो ये करने से गुरेज कर रहे हैं या करने से कासिर हैं। पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है, पाकिस्तान 2014 के मुकाबले में 2018 और 2018 के मुकाबले में 2024 में गरीब हुआ है। हमारी जो गिरावट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो 2008-2010 से शुरू हो गई है। आपने ये NFC अवार्ड कर दिया, 18वीं तरमीम कर दी, दीगर चीजें कर दी, तालीम का हाल बुरा हो गया, सेहत का हाल बुरा हो गया, दीगर चीजें हो गई हैं। ना आप लोकल गवर्नमेंट्स को इफेक्टिव करते हैं, ना आप छोटे सूबे बनाते हैं, ना आप पुलिस को कंट्रोल करते हैं। पुलिस जहमत बन के रह गई है, बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, हर साल टैक्स बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल पे इतना टैक्स डाल रहे हैं, हुकूमत के अखराजात बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बजट डेफिसिट्स बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं। तो हुकूमत इस तरह वो हो गई है कि ये नापैद है कि हम तरक्की कर सके। तो आप पूरी अपनी हुक्मरानी का निज़ाम चेंज करना होगा। चेहरे हमने बदल दिए, हमने आसिफ जरदारी साहब को भी देख लिया, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब, सबको देख लिया ना। हमने सिर्फ बेहतरीन देखी है, हमने तरक्की नहीं देखी। तो अब जब आप वही चीज करते रहेंगे जिसकी वजह से आपको पहले नाकामी हुई, तो आइंस्टाइन भी कहता है ना कि द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। ये पागलपन की बात है ना कि आप वही चीज करते रहे जो पहले कर रहे थे और आप सोचेंगे इस बार सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? आप तो गलती पे गलती करे जा रहे हैं, आप तो खसारे पे खसारे करे जा रहे हैं। इन 4 सालों में जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में इन्होंने कर्ज लिया है, कर्ज एक जमाने में लेना बहुत बुरा समझा जाता था। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो वो मुस्लिम लीग को बड़े ताने देते थे, और जब मुस्लिम लीग वाले हम अपोजिशन में थे तो हम इमरान खान साहब को कहते थे कि आपने कितना तक कर्ज ले लिया। लेकिन जो कर्ज शहबाज शरीफ साहब ने इन 4 सालों में लिया, इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। जितना 75 सालों में पाकिस्तानियों ने 75 सालों में जितना कर्ज लिया था, मियां मोहम्मद 4 साल में अकेले ने उसका 90% कर्ज ले लिया है। सही। अब सर अपनी पार्टी की पोजीशन भी जरा इस हवाले से बता दीजिए। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दे रही है, धरने की बात वो कर रही है, तहरीक चलाने की बात कर रही है, आप लोग कहाँ खड़े होंगे, साथ देंगे? नहीं,
देखें, हम बिल्कुल अपोजिशन के साथ बैठते हैं, हमने बजट सेमिनार्स किए, इनके साथ हम दीगर गुफ्तगू में उनके साथ शामिल होते हैं, लेकिन इस किस्म के धरने की तहरीक ना हमारी सियासत ही ये नहीं है। और इनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि आप 3 साल से ये धमकियां देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, पीटीआई को इसका नुकसान हुआ है। और इस वक्त जो है ये वक्त नहीं है धरने का, मैं समझता हूँ, या एहतजाज का। एहतजाज जरूर करें आप, लेकिन वो मतलब धरने वाला ना करें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिसको मुल्क की जरूरत है वो अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ बैठ के कोई बातचीत करे और इसके अंदर कोई रास्ता निकाले। देखें, हुकूमत भी समझती है कि 4 साल से माशी तरक्की नहीं हुई। हुकूमत भी समझती है कि उनका कोई बयानिया जो है वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करने से कासिर रहे हैं। हुकूमत ने कोई ग्रोथ नहीं दी, जिसकी वजह से पीटीआई आज भी पॉपुलर है, लेकिन ऑन द अदर हैंड पीटीआई किसी को सड़कों पे नहीं ला सकती लोगों को। तो अब ये दोनों तरफ जो है ना वो जरूरत है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए आप बैठ के बात करें। ये जो मुल्क गिर हड़तालें होती हैं, इससे मुल्क का कोई फायदा नहीं होता, इस कशीदगी बढ़ती है। मेरे ख्याल से बैठ के बात करना ज्यादा मुनासिब। मुज़ाकरात ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका साथ मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब। पेट्रोलियम प्राइजेस बढ़ाई गई हैं, इस पर बात कर रहे थे, सियासी हालात पर बात कर रहे थे, और पाकिस्तान में जिसको बुनियाद बनाकर तेल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, ज़रा उस बुनियाद पे बात कर लेते हैं। हालांकि उसका इतना इम्पैक्ट इस तरह से पाकिस्तान पर होता नहीं है जितना हुकूमत जो है वो कीमतें बढ़ाकर आवाम के ऊपर डाल देती है। ईरान और अमरीका का मामला क्या वहाँ पर चल के आ रहा है? अभी 2 रोज़ पहले एक दूसरे के ऊपर अटैक्स शुरू किए गए, ईरान की तरफ से वेजल्स पर अटैक किए गए, फिर उसके बाद अमेरिका ने रिटेलिएट किया, अमेरिका की तरफ से अटैक किए गए। अब स्टेटमेंट्स जो हैं वो बड़े खौफनाक आ रहे हैं दोनों तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई तो ईरान पर 1000 मिसाइल्स से ईरान को निशाना बनाया जाएगा, जबकि जो मुश्तबा खामनाई है ईरानी रहबर आला, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम रहें या ना रहें, लेकिन अली खामनाई की शहादत का बदला लिया जाएगा, मुतालबा पूरा होना चाहिए। जो ईरानी अवाम की ख्वाहिश है, किस तरफ जा रहे हैं मामला, फिर कहीं ना कहीं ये बात भी हो रही है कि मुज़ाकरात भी साथ साथ हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर गुले आयशा भट्टी साहिबा माहिर हैं, आलमी उमूर की प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। जाहिद साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। एक इवेंट हमने देखा, तकरीबन कई रोज़ का इवेंट हुआ ईरान में, और उसके बाद मुश्तबा खामनाई साहब का पहला जो स्टेटमेंट आता है सामने, उसमें वो बाकायदा बड़ा वाज़े तौर पर अपनी वालिद की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर देते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद फिर अमरीकी सदर की जानिब से भी बताया जाता है कि काफ़ी अरसे से ईरान में जो है वो उनके कत्ल की प्लानिंग हो रही है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ईरान के साथ क्या किया जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के खैर स्टेटमेंट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी देते रहे हैं। अब क्या समझते हैं आप कि क्या ईरान ट्रंप पर हमले की कोशिश कर सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच किरण फॉर हैविंग मी, और डॉक्टर गुल आयशा को भी मेरा बहुत सलाम। थैंक यू सर। देखिए, ये जो रिवेंज और वी विल नॉट फॉरगेट एंड वी विल टेक रिवेंज, ये तो स्टेटमेंट्स पहले भी आती रही हैं जी। अराक्ची साहब भी, जब आपको याद होगा, इराक में गए विजिट करने, तो वो सबसे पहले जनरल कासिम सुलेमानी की जहाँ पे मर्डर किया गया था, शहादत हुई थी, वहाँ पर गए। वहाँ से भी उन्होंने ट्वीट किया कि नीदर वी विल फॉरगेट नॉर वी विल फॉरगिव। ये एक सेंट्रल थीम, आइडियोलॉजिकल थीम रहा है अपनी वॉर के इर्द गिर्द। देखिए, इस वक्त सेंटिमेंट है ईरान की स्ट्रीट्स के ऊपर, खास तौर पे आपने देख लिया कि ह्यूज नंबर्स में लोग निकले हैं, और अली खamenei साहब का जो जनाजा था वो कमेंसरेटिंग था उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि, और वहां पे भी रिवेंज की बात हो रही थी, जो भी वहां से रिपोर्ट्स हो रही थी स्ट्रीट्स पर, ईरान के लोग ये नहीं कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छी डील ले ली, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वो ये कहते हैं कि हमने मुआहदा किया क्यों है, या MOU क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी गोइंग इन पीस विद द अमेरिकन्स, हम अपना रिवेंज। तो ये वो सेंटीमेंट है। दुरुस्त कह रहे हैं सर आप, यही रिपोर्ट हो रहा था, जोश भी था, जज्बा भी था, और साथ साथ गुस्सा भी था। डोनाल्ड ट्रंप भी देखकर हैरान थे कि इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया है। वो तो समझते थे कि उनके लिए मोहब्बत नहीं पाई जाती है, नफरत पाई जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ साथी मौजूद है, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आयशा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जाहिद महमूद साहब साथ मौजूद हैं। आयशा साहिबा, आपकी तरफ बात को लेकर आती हूँ। ये जो सारा सिलसिला इस वक्त बना, ये ऑप्टिक्स भी हैं, सिग्नलिंग भी है, मैसेजेस भी कन्वे हुए सारे इवेंट से, लेकिन एक जो ये सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई है कि यहाँ पर कहा जा रहा है बदला लिया जाएगा, दूसरी तरफ अमरीकी सदर अपनी फौज को कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो 1000 से ज्यादा मिसाइल्स मारे जाएंगे। तो ये सिर्फ सिग्नलिंग की हद तक, या जिस तरह से जाहिद साहब बात कर रहे हैं जज्बात की हद तक आपको बात लगती है, या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत शुक्रिया किरण। और वॉर में तो हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है और हम कुछ भी एक्सपेक्ट इस वॉर से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमें नज़र आ रहा है वो टिट फॉर टैट काइंड ऑफ रियलिटी चल रही है, जिसमें दोनों जो पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम भी कर रही हैं और अटैक एंड काउंटर अटैक भी चल रहा है। तो इसमें जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये, कोई जो MOU है उसको दोनों ही वायलेट कर रहे हैं, बोथ ऑफ द पार्टीज, चाहे वो आप जज्बात में कर रहे हैं या आप अपनी जो ऑडियंस एट होम है उनको प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ना सिर्फ ईरान में ये बात सामने आ रही है कि MOU क्यों साइन किया, बल्कि हमें जो है वो एक रिवेंज लेना चाहिए था, यही कुछ जो है वो अमेरिका में भी सामने आ रहा है। बल्कि अमेरिका की जो ये ISW इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर की जो स्टडी जो आई है अभी, उसकी स्पेशल रिपोर्ट आई है, तो उसमें जो एनालिस्ट है वो बड़ा स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं कि आपने ये जो स्पेस दिया था MOU वाला, इसमें जो ईरान है वो प्री वॉर जो उसकी मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी है उस पर वो वापस आ चुका है, और वो ये कह रहे हैं कि वो इवन US की जो काउंटर स्ट्राइक है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो आपने वो स्पेस क्यों दी? एंड कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि आप देखें कि US के जब पैट्रियट मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी थी वो प्रोटेक्ट कर रही थी उस पे वहाँ पर उसके बहरीन में, और वहाँ पे जब अटैक हुआ तो वो उसको भी बाईपास करके, तो वो ये भी कह रहे हैं कि इवन हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसको भी बाईपास करके, उसका मतलब ये है कि उनके पास हर तरह की एसेट्स मौजूद हैं, तो फिर हम किस तरह से अपने आप को बचाएं? तो US में भी एक ये डिबेट चल रही है। और इसी तरह ईरान में जब देखते हो तो ईरान जो है ऑब्वियसली उनको लगता है कि वो चेन है ना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखें हम आपके साथ बात उस वक्त करेंगे, स्पेशली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जब आप इसराइल को मना करेंगे, ठीक है। और अमेरिका कह रहा है कि हम इसराइल को तब मना करेंगे जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप ओपन एक्सेस जाने दें। तो ये पूरा एक सर्कल है जिसमें ये बात घूम रही है, और मुझे लग रहा है कि इट्स मोर ऑफ कि जो एग्जिट स्ट्रेटजी है ना वो दोनों में से किसी के पास भी नहीं है, दोनों एज अ विनर सामने आना। हाँ, लेकिन आयशा साहिबा प्रॉब्लम ये है ना कि अब न्यूक्लियर डस्ट या फिर न्यूक्लियर वेपन या मिसाइल्स, ये सारी चीजें तो अब सेकेंडरी हो गई, अब तो सारा का सारा मसला ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बन गया है। और कल भी जाहिद साहब प्रोग्राम में बात हो रही थी तो मौजूद पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये तो अब जो है ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा बड़ा हथियार है ईरान के पास। तो इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है इसको खोलें, और ईरान की तरफ से जो है वो बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाए, ये भी अमेरिका की तरफ से डिमांड की गई है। अमेरिका की भी यही ख्वाहिश है, जो इसमें मीडिएशन करवा रहे थे उनकी भी यही ख्वाहिश है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो फ्रीली खोला जाए। लेकिन ईरान जो है वो अपने जो उनका एक टूल के हवाले से है मुतालबा, या ये कि उनके साथ कम्युनिकेशन हो, इसके हवाले से जो मुतालबा है वो उस पर मौजूद है, और इसी वजह से फिर हमने देखा कि वेसल्स के ऊपर अटैक भी किया गया। आपको लगता है कि इतनी आसानी से खुल जाएगा, या अल्टीमेटम के ऊपर अमल हो जाएगा अमेरिका की तरफ से जो दिया गया है? जी देखिए किरण साहब, बात इस तरह है कि जो प्रेस्टीज है दोनों तरफ वो तो एसोसिएटेड रहेगी, जो मेन इशू रहा या जो आगे चल के आएगा वो न्यूक्लियर करेगा, लेकिन जो पावर है जी, कि पावर का कंट्रोल किधर होगा या जो वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है पावर, दैट इज रिलेटेड विद हुर्मस। हुर्मस अभी इस वक्त सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है, और मैं इसको समझता हूँ कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आई एग्री विद यू कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर सामने आया है। वहां पे अमेरिका जो है अब उसका भी बहुत सा स्टेक पे इस तरह है कि वो एक फ्री वाटर्स चाहता है, फ्री शिपिंग चाहता है, फ्री ट्रेड रूट चाहता है, इंटरनेशनल जो लीगल सिस्टम है उसके साथ रह के उसको खोलना चाहता है। सेकेंडली अमेरिका के ऊपर प्रेशर है रीजनल कंट्रीज का, GCC का। अभी भी जो कमांडर सेंटकॉम ने मीटिंग की बहरीन में पिछले दिनों, वहां पे टॉप डिस्कशन पॉइंट ये था कि GCC डोंट वांट कि ये हुर्मस के ऊपर एक पावर हो जाए। ईरान को भी पता है कि मेरी डेटरेंस, मेरी एस्केलेशन लैडर का कंट्रोल और वो सब कुछ हुर्मस के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक पावर प्रोजेक्शन भी करना चाहता है बाय कंट्रोलिंग हुर्मस इनटू द रीजन को भी दिखाना चाहता है कि चेस बोर्ड पे अब मैं एक पावरफुल प्लेयर के तौर पर आया हूं। तो इसकी वजह से ये स्टिकिंग पॉइंट बन गया हुआ है, और इट विल रिमेन चैलेंज जब तक। और तेहरान ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो पीस डील है या जो पीस है उसका रूट तेहरान से नहीं जा रहा, वो रूट है पहले आपको हुर्मस से गुजरना पड़ेगा और फिर तेहरान से होता हुआ उधर उस पीस तक हम पहुंचेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस हैज बिकम अ स्टिकिंग पॉइंट।
और ये इस वक्त जो आप टेम्परामेंट देख रहे हैं या जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, ये इसी हुर्मस के कॉन्टेक्स्ट पे हैं। बहरहाल सिचुएशन इज फ्रेजाइल। एक चीज याद रखिएगा कि स्ट्रेटजी में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कभी कभी आपको, जहां पे आप स्ट्रांग होते हैं। समटाइम इफ यू लूज अपॉर्चुनिटी तो नेक्स्ट टाइम स्ट्रेटजी आपको फिर शायद वैसी अपॉर्चुनिटी ना दे। ईरान विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और अमेरिका को भी, ऑफ कोर्स अमेरिका ने अगर मिलिट्री से जो देखे ना, उन्होंने थ्रेट दिया था मैं सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, सुबह का सूरज इस तरह निकलेगा, मैं ये कर दूंगा। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, 1000 मिसाइल्स चीजें हैं, ये होती रहती हैं। लेकिन अगर मिलिट्री ने उनको पॉलिसी कैप्चुलेशन ईरान की करवानी होती तो वो पहले करवा चुका होता। वो ट्रांजिट ही उन्होंने डायलॉग की तरफ इसलिए किया है कि वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को डिफरेंट एम से हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका की। डॉक्टर आयशा ये फरमाइएगा, जी मैं आती हूँ दोबारा जाहिद साहब आपकी तरफ। कल खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे और वो कुछ जरा स्टैट्स की बात कर रहे थे, नंबर्स बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब ये ईरान MOU से पहले एक जहाज पर तकरीबन $50 मिलियन जो है वो चार्ज कर रहा था, और अगर ये यौमिया 50 जहाज वहां से गुजरते हैं तो तकरीबन $100 मिलियन रोजाना, और फिर अगर इसको एयरली देखते हैं तो ये $36 बिलियन सालाना की रकम बनती है। इस वक्त जो ईरानी वजीर खारजा हैं वो ओमान में हैं। आबनाए हुर्मुस के हवाले से वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है या हुई है, तो क्या आप समझती हैं कि ओमान भी ईरानी टैक्स की हिमायत कर सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है ना किरण, उसमें ये कि ओमान को मनाया जा रहा है लेकिन वो इसमें अग्री नहीं हो रहा। और एक ऐसी भी न्यूज़ आई थी जो प्रोफेसर मरानी अपनी प्रीवियस एक टॉक में कल बात करते हैं, वो कहते हैं कि ईरानियन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अगर ओमान नहीं भी राजी तो हम एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंटली खुद चलेंगे इसकी तरफ। तो ये जो मुझे लग रहा है कि फिर इसका मतलब है कि रीजन के अंदर फिर स्टेट्स की आपस में भी यहाँ पर डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पर मौजूदगी जो है वो ईरानियन लीडरशिप की ये जाहिर भी करती है कि वो ओमान अभी इस डिसीजन में उनके साथ शामिल नहीं है। और दूसरी बात है कि देखिए फिर इस तरह से करने से तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना, फिर आज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है तो फिर स्टेट ऑफ मलक्का होगा, फिर कोई और स्टेट होगी, फिर वहाँ पे सब चार्ज करना शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्थी प्रैक्टिस, स्पेशली जब हम इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ रास्ता सामने आना चाहिए। फिर अगर ईरान ये कहता है कि देखें वो जस्टिफिकेशन दे रहा है कि रीज़न उसकी ये है कि हमें रिकंस्ट्रक्शन पे काम करना है, आपने जो डिस्ट्रॉय की हमारी प्लेसेस हमने उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमें उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट किया जाए ताकि वो यहाँ से निकले। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ईरान की जो टोल वाली जो चीज़ है ना, ये इट्स नॉट वेरी हेल्थी फॉर इंटरनेशनल लॉ। और फिर प्रैक्टिस अगर बन जाएगी ये, तो फिर सब हर जगह फिर स्टेट में प्रॉब्लम्स होंगी, और जो कि फिर जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसके लिए बहुत नुकसानदेह होंगी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, पर उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली वो जिस तरह से आएगा दीगर कंट्रीज के ऊपर भी। जाहिद साहब आप भी इस बात से इसी तरह से अग्री करते हैं कि ओमान को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना ओमान को ये चीज सूट करेगी और डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉज को भी ये चीज सूट नहीं करेगी ना, कि एक उसके ऊपर जो है वो बंदरगाह के ऊपर इस तरह से टोल टैक्स चार्ज किया जा रहा हो? देखिए किरण, बात इस तरह की ये जो इस वक्त हुर्मस है, ये ईरान और अमेरिका का मामला नहीं, इट इज लिटिल बियॉन्ड दिस रीजनल एंड इंटरनेशनल इशू। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका और ईरान बैठ के आपस में कुछ चीज उस पर डिसाइड कर लेंगे। नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट अनटिल अनलेस एक ऐसी चीज हो जिसमें रीजनल आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश किया जाए। और ईरान ने देखे ना बात चीज यही करते हैं, ईरान ने इस तरफ इशारा भी किया कि रीजनल आर्किटेक्चर की तरफ। वो कहते हैं अमेरिकन पॉलिसी उस पर इंप्लीमेंट ना हो, अमेरिकन कंट्रोल ना हो। असल कंटेस्टेशन इस वक्त स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की। एक चीज याद रखिएगा, whosoever will control Hormuz will control the region, let there be no doubt. तो दिस इज नॉट अ स्मॉल वॉर या स्मॉल एक कंटेस्टेशन, एक छोटा सा नुक्ता नहीं है, दिस इज अ ह्यूज नुक्ता जिसके ऊपर ये फैसला होना है। तो आप ईरान को कैसे रीजनल कंट्रीज इसका पूरा अपना चोक करवा लेंगी अपने आप को, कि जब वो जाएगा इसको, आल्दो कि वो डिसरप्ट कर सकेगा, डिसरप्ट तो वो आइंदा भी करेगा, मुआहिदा और नो मुआहिदा जब भी करना चाहेगा कर सकेगा। उसने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया पूरी दुनिया को कि आई कैन एस्टेब्लिश दिस चोक पॉइंट, लेकिन उसके लिए फिर उसकी कॉस्ट भी होगी। बिल्कुल ठीक, वॉर की कॉस्ट बड़ी। सर एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने कुछ कंसर्न्स शेयर किए थे। अब उस हवाले से उनकी मुलाकात जो वर्चुअल अथॉरिटी के चेयरमैन हैं बिलाल बिन साकिब, उनसे मुलाकात हुई है और बिलाल बिन साकिब बता रहे हैं कि बड़ी तामीरी
और बड़ी मुफीद मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, इस पर बात करने के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी के बड़े करीबी समझे जाने वाले, उनके बड़े ख़ास शागिर्द समझे जाने वाले मुफ्ती ज़ुबैर साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बताइएगा मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का, जिन कंसर्न्स का तस्करा मुफ्ती साहब की जानिब से किया गया था, अब वो मुलाकात के बाद दूर हो गए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बड़ी तामीरी और बड़ी मुफीद मुलाकात हुई है। जी देखें, इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि मुसलसल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बार बार सवाल पूछे जा रहे थे। तो एक सवाल के जवाब में, एक मखसूस सिचुएशन के अंदर सवाल के जवाब में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के दस्तखतों से जामिया दारुल उलूम कराची से ये फतवा अभी हाल ही में यानी जून 2026 में जारी हुआ कि हमारी अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है, बल्कि महज खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है, चाहे वो USDT की सूरत में हो या क्रिप्टो टोकन की सूरत में हो। और फिर ये कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ नहीं है, इससे खरीदो फरोख्त करना भी शरअन दुरुस्त नहीं है। आज जिस मुलाकात का आप तज़किरा फरमा रही हैं, तो असल बात ये कि ये मुलाकात नहीं हुई, बल्कि एक तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और उसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने ये वाज़ेह किया है कि अगर क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई एसेट्स हो, असासा हो या हुकूमती सरपरस्ती और तौसीक हो, तो फिर इस पर गौर हो सकता है, जिस पर बिलाल बिन साकिब साहब ने हुकूमती इक़दामात का हवाला दिया और एक्ट का भी हवाला दिया। तो हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब मदजुल्लुम ने फरमाया कि हुकूमत इस सिलसिले में जो कुछ इक़दामात कर रही है वो और जो एक्ट है, मैं उस पर पहले गौर करूंगा और वो इक़दामात भी सामने लाए जाए, ऑन बोर्ड किया जाए और शरई तौर पर जामे तज्जिया और जायजा उसी के बाद ही लिया जा सकेगा। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन, डिजिटल असासे, स्टेबल कॉइन्स और हकीकी रियल एसेट्स पर मबनी टोकनाइज्ड असासे, ये मुख्तलिफ नौइयत की टेक्नोलॉजीज पर मुश्तमिल एक वसी और अरीज मैदान है। इनका सिर्फ एक ही जाविये से जायजा लेना काफी नहीं होता, बल्कि टेक्निकल नौइयत के एतबार से बारीक बीनी से जामे शरई जायजा लेना जरूरी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी गौर होगा और इसकी असल हकीकी शरई सूरत हाल और पोजीशन मजीद वाज़ेह हो सकेगी। अच्छा, तो मुफ्ती साहब ये फरमाइए, किसी किस्म की कोई कमेटी या मजीद डिस्कशंस के हवाले से भी फिर कोई इस गुफ्तगू में इत्तेफाक हुआ है? जी हाँ, इस पर इत्तेफाक हुआ है कि वो फौरी तौर पर जो एक्ट बना है वो एक्ट मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भेज रहे हैं और मजीद हुकूमती जो इक़दामात हैं उस पर भी ऑन बोर्ड लेने और उनको इक़दामात अरसाल करने के ऊपर इत्तेफाक हुआ है, जिस पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि मैं गौर करके इसके ऊपर बाद में जवाब दूंगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती ज़ुबैर साहब, साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया है, इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।